हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अमिता अरोड़ा आज आपके साथ हूँ आपके अस्थमा के ही टॉपिक पे आपसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट शेयर करने के लिए। मैं 20 इयर्स से अप्रॉक्सीमेटली अपने अस्थमा पेशेंट्स को देख रही हूँ एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, हर साल ये जो ग्राफ है अस्थमेटिक पेशेंट्स का वो बढ़ता ही जा रहा है। बिकॉज जिस तरीके का पॉल्यूशन है, जिस तरीके की हमारी लाइफस्टाइल होती जा रही है, उसमें अगर देखा जाए तो पॉल्यूशन से, स्मॉग से, एलर्जी से इतने पेशेंट्स अस्थमेटिक होते चले जा रहे हैं। एंड बड़े ही नहीं, छोटे बच्चे, खासकर मैंने देखा है विद इन द एज ग्रुप 3 to 8 इयर्स बहुत बच्चे आते हैं मेरे पास जिनको ब्रोंकाइटिस, अस्थमा की प्रॉब्लम जो है वो ट्रबल करती है। अब अस्थमा में एक चीज़ जो कॉमन देखी जाती है इन पेशेंट्स में वो है कि रात के टाइम पे जो है अस्थमेटिक प्रॉब्लम यानी कि ब्रेथलेसनेस, खांसी बढ़ने लगती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाली हूँ नॉक्टर्नल अस्थमा पे। तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिए। हो सकता है कि जो मैं चीज़ें बता रही हूँ वो आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपकी फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। नॉक्टर्नल अस्थमा होता क्या है? नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात के टाइम। सो नॉक्टर्नल अस्थमा इज कि जो अस्थमा रात के टाइम सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। और अस्थमेटिक पेशेंट्स में जनरली ये होता है कि जब वो सोने के लिए जाते हैं और थोड़ा सा वो जैसे ही डीप स्लीप में जाते हैं उनकी अस्थमेटिक प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो क्या कारण होते हैं इसके? पहला रीज़न तो देखिए ये होता है कि क्योंकि डे टाइम और नाइट टाइम का जो टेम्परेचर वेरिएशन है उसकी वजह से अस्थमेटिक के जो अटैक होते हैं वो इवनिंग आवर्स में या फिर लेट नाइट आवर्स में ज़्यादा देखे गए हैं, और मॉर्निंग आवर्स में और आफ्टरनून आवर्स में ये अटैक कम हो जाते हैं कंपैरेटिवली। अभी मैं बात कर रही हूँ इंडिया की, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया रीजन की, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मैं बोलूँ 10 साढ़े 10 बजे के बाद, खासकर विंटर्स की बात करूँ तो सन की वजह से जो कि वार्मथ होती है डे की वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। एंड अगेन 4 o'clock 5 o'clock के बाद वो वार्मथ कम होने लग जाती है, यानी टेम्परेचर जो है वो डिप करना शुरू कर देता है। जब टेम्परेचर डिप होता है तो ठंड ज़्यादा लगती है, और जो लोग सेंसिटिव होते हैं, खासकर अस्थमेटिक पेशेंट, सीओपीडी के पेशेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं कोल्ड एयर से, कोल्ड ब्रीज से, ठंडी चीज़ें खाने पीने से। तो कहीं पे भी अगर ठंड का एक्सपोजर होगा किसी भी फॉर्म में तो वो आपका अस्थमेटिक अटैक रात को लेके आ सकता है। मैंने इतने केसेस देखे हैं जो कि मिडनाइट में 3 to 4 AM जो होता है उसमें उनका जो है बहुत ज़्यादा अस्थमा फ्लेयर अप हो जाता है, खांस खांस के उनकी हालत ख़राब हो जाती है। खासकर मैं अगर छोटे बच्चों की बात करूं, देखिए छोटे बच्चों को पता भी नहीं चलता कि उनके साथ हो क्या रहा है, कहाँ पे नेज़ल ड्रिप हो रहा है, क्या हो रहा है, बलगम कहाँ बन रही है, बलगम स्पिट करनी है या नहीं करनी है। तो बच्चे जो हैं बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में होते हैं, लेकिन बड़े जो होते हैं वो फिर भी उठ जाते हैं, मैनेज कर लेते हैं, गर्म पानी पी लेते हैं उस कॉफ को सेटल डाउन करने के लिए। लेकिन नॉक्टर्नल अस्थमा अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो पेशेंट जो है वो बहुत ही एक इमरजेंसी सिचुएशन में भी लैंड अप कर सकता है। तो आपको ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपकी बॉडी के साथ हो क्या रहा है। सो नॉक्टर्नल अस्थमा होता किस वजह से है? हमारा जो नोज है, नोज से लेके हमारा जो ये फेरेंजियल रीजन होता है, नेजोफेरेंजियल रीजन के बीच में जब बहुत ज़्यादा फ्लेम, म्यूकस इकट्ठी हो जाती है और वो धीरे धीरे नोज से ड्रिप करने लगती है आपके लंग्स की तरफ, तो आपके लंग्स में, चेस्ट में कंजेशन क्रिएट हो सकती है। इस कंजेशन की वजह से आपको ऑक्सीजन लेने में और छोड़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना चाहिए इन चीज़ों से बचने के लिए? पॉइंट नंबर 1, आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है और ऑब्जर्व करना ज़रूरी है अपनी बॉडी को कि क्या आपको पोस्ट नेजल ड्रिप, जो कि मैं बता रही हूँ कि नाक के रास्ते पीछे की तरफ गले में रेशा जो है आपका चेस्ट तक जाना,
क्या वो प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो वो थोड़ा आपको नोटिस करना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। ऐसे ही छोटे बच्चों के साथ भी पेरेंट्स को अलर्ट रहना पड़ेगा। आप छोटे बच्चों की चेस्ट पे अपना कान रख के या हाथ रख के ये देख सकते हैं कि बच्चे की चेस्ट में कंजेशन क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही। पॉइंट नंबर 2, आप खट्टी चीजें जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें। खट्टी चीजें नींबू, अमचूर, इमली, अचार, चटनी, केचप, सिरका। अगर आप ये 7 चीजें अवॉइड करते हैं अपनी डाइट में तो आप अस्थमैटिक प्रॉब्लम्स को दूर रख सकते हैं। तीसरा आ जाता है ठंडी चीजें। जो ठंडी चीजें होती हैं जैसे कि इरेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, अगर हम कंज्यूम करते हैं या अगर हम फ्रिज से निकली हुई कोई भी ऐसी चीज जो कि बहुत ठंडी है, चाहे वो कर्ड है, दही जिन लोगों को खाने का शौक होता है, मैं विलेजर्स भी आते हैं मेरे पास, वो दही के बिना रह ही नहीं पाते। अपनी अपनी चॉइस भी होती है फ्रेंड्स कि कई लोगों को कर्ड बहुत अच्छी लगती है और वो कर्ड के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, अगर आप कर्ड लेना चाहते हैं तो जिन लोगों के पास सुविधा है वो अगर फ्रिज से निकली हुई दही है उसको थोड़ा सा माइक्रोवेव में वार्म कर सकते हैं। जिन लोगों के पास ये सुविधा नहीं है माइक्रोवेव की, वो दही को निकाल के थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दें और जब दही नॉर्मलाइज हो जाए तभी आप कंज्यूम करें, अदरवाइज आप वो दही ना खाएं। ऐसे ही बहुत सारी सिट्रिक चीजें, एडेड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं बाहर की चीजों में। सो 4th पॉइंट मेरा ये है कि आप बाहर से खरीदी हुई चीजें, पैक्ड चीजें, फ्रोजन चीजें कम खाएं। जितने भी ये टेट्रा पैक वाले फ्रूट जूसेस होते हैं या फिर टेट्रा पैक मिल्क्स होते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ, उनकी डेट देख के ही उनको कंज्यूम करें। ऐसी कोई भी चीज जो कि बहुत लॉन्गर टर्म तक रखी गई है, जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम रह गई है, उसको परचेज ना करें, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं जाके आपको, आपकी सेहत को नुकसान करेंगी और आपको अगेन कंजेशन हो सकता है, फ्लेम प्रोडक्शन हो सकता है, खांसी आ सकती है, आप सफोकेटिव फील कर सकते हैं और इन चीजों को अवॉइड करें। 5th पॉइंट आ जाता है, कई लोगों की हैबिट होती है रात के टाइम मिल्क में हल्दी डाल के पी के सोने की, और कुछ लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हल्दी जो है वो कंज्यूम करते हैं। तो फ्रेंड्स, दूध में हल्दी लेना अच्छी बात है, लेकिन वो भी एक मॉडरेशन में होनी चाहिए। 1 कप जितना दूध और चुटकी भर हल्दी, उसको बॉईल करके आप पी सकते हैं, लेकिन आप इतना कंज्यूम करें कि आपकी हेल्थ को नुकसान ना हो। बिकॉज मैंने देखा है कि कई लोग कच्ची हल्दी भी बहुत ज्यादा दूध में उबाल उबाल के पीते हैं, जो कि गलत है, वो अगेन आपकी बॉडी को हार्म करेगा। सो कोशिश करें कि कोई भी चीज मॉडरेशन में लें, एक दवाई की तरीके से ही लें। तो 1 कप दूध काफी है आपके लिए, विद अ पिंच ऑफ टर्मरिक इन इट, एंड उससे ज्यादा आप उसको कंज्यूम ना करें। नेक्स्ट आ जाता है 6th पॉइंट, कि जो कि हम लोग डेली बेसिस पे अवॉइड करते हैं, नहीं ध्यान रहता हम लोगों को। जो हम लोगों के बेडशीट्स होती हैं, जो हम लोगों के पिलोज होते हैं जिन पे हम सोते हैं, खासकर जो कि अस्थमैटिक पेशेंट्स हैं, जिनको सीओपीडी है, जिनको लंग डिसऑर्डर्स हैं, प्लीज रात को वो क्लीन करके उनको अच्छे से छिड़का के तभी आप सोएं। अगर आप चेंज कर सकते हैं डेली रात के टाइम तो वो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज डेली की जो डस्ट होती है, इवन जो हम अपने फ्लोर्स जो स्वीप करते हैं, मॉप करते हैं, तो उसकी भी जो डस्ट होती है वो जाके आपके बेड स्प्रेड्स में जो है वो इकट्ठी हो जाती है, और जब आप उस पर सोएंगे और सुपाइन पोजीशन में होंगे तो वो जब आप डस्ट इनहेल करेंगे रात को, तो अगेन आपको अस्थमैटिक प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि क्या कर सकते हैं हम जो कि हमें ये नॉक्टर्नल अस्थमा ना हो, या फिर रात के वक्त हमें खासकर ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि रात के टाइम कई बार आपको डॉक्टर्स नहीं मिलते या फिर इमरजेंसी सर्विसेज में ही आपको जाना पड़ता है, परिवार भी परेशान होता है, खासकर बच्चे जिनको खांस के उल्टियां हो जाती हैं, तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी सजेशन यहाँ पे ये देना चाहूंगी कि जब आप सोते हैं
तो आप अपनी जो सोने की पोजीशन है, आपके जो हेड की पोजीशन है और जो आपके ये शोल्डर्स हैं उसको थोड़ा सा रेज रखें। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एकदम से एक सुपाइन पोजीशन में आते हैं और आपका चेस्ट का लेवल और आपके हेड का लेवल अगर सेम होगा तो बहुत इजीली जो आपका म्यूकस है, आपकी जो फ्लेम है वो ड्रिप कर जाएगी आपके गले से आपके चेस्ट में। जब आप अपने हेड के नीचे एक दो पिल्लो रख लेंगे और आपका हेड थोड़ा सा रेज हो जाएगा आपकी नॉर्मल चेस्ट की बॉडी की पोजीशन से, तो आपको उतनी खांसी नहीं आएगी जितनी कि आपको रात को आती है। सो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि शायद कुछ डॉक्टर्स नहीं बता पाते आपको, और क्योंकि हम लोगों का थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, अपॉइंटमेंट्स होते हैं और बैक टू बैक अपॉइंटमेंट्स होने के कारण हम लोग आपको उतना टाइम नहीं दे पाते, ये चीज़ें आपसे शेयर नहीं कर पाते। तो आई थिंक सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है कि जिसके थ्रू मैं आप लोगों से कनेक्ट हो सकती हूँ, आप लोगों को टाइम दे सकती हूँ, आपसे बात कर सकती हूँ, आपके कमेंट्स, आपके जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको मैं सॉल्व कर सकती हूँ। तो अगर आपको मुझसे किसी भी तरीके की कोई भी कंसल्टेशन चाहिए या फिर अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, आप मुझे वो info@acehomeopathy.in पे मेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट, हमारे फ़ोन नंबर्स, हमारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट के थ्रू आप क्लिनिक में आ सकते हैं। हमारे क्लिनिक्स गुड़गांव में हैं और अगर आप कहीं गुड़गांव से बाहर रहते हैं तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं हमसे कंसल्ट करने के लिए। अगर आपको हमसे मेडिसिन्स चाहिए तो मेडिसिन्स हम लोग आपको कुरियर के थ्रू भी अवेलेबल करा देते हैं विद इन इंडिया, और अगर आउटसाइड इंडिया से कोई भी पेशेंट्स होते हैं तो कुछ मैंडेट्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ पेपर वर्क होता है जिसके थ्रू हम लोग मेडिसिन्स आप तक पहुंचा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो मेरा नॉक्टर्नल अस्थमा पे एक थोड़ा सा छोटा सा वीडियो है जिसमें कि मैंने कुछ डिटेल्स दी हैं, कुछ टिप्स दी हैं, कुछ हेल्थ कंसर्न्स आपके सॉल्व होंगे उससे, और ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए यूज़फुल होगी, आपके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए यूज़फुल होगी। आप हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एस होम्योपैथी के नाम से कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, किसी पे भी, और हमसे अपॉइंटमेंट्स आप लेके क्लिनिक में विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपकी कोई भी क्वेरीज हो प्लीज़ हमें भेजें, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।